लिखा हुआ है वो है मेक इन इंडिया। आपके नोट्स में हेडिंग लिखा हुआ है मेक इन इंडिया। अब देखो इसमें जाए मेक इन इंडिया में एक जनरली आप जो वर्ड सुनते हैं वो वर्ड सुनते हैं मेड इन इंडिया। आज तक आपने सुना हुआ है। तो अब क्वेश्चन ये है कि मेक इन में और मेड इन में एक केवल वर्ड का डिफरेंस है, ठीक है, वर्ड का डिफरेंस है या फिर इसमें कोई प्रोसीजरल डिफरेंस है। तो उसमें कहा जाता है कि इसमें प्रोसीजरल डिफरेंस है, केवल वर्ड का डिफरेंस नहीं है मेक और मेड में। पहले भारत में मेड इन इंडिया पर बल दिया जाता था, ठीक है। कोई भी सब गुड्स है, जैसे मान लो मैन्युफैक्चरिंग है, इसको बढ़ावा देना है, विनिर्माण जिसको बोलते हैं। हमने बिल्कुल इसको क्लियर करने की कोशिश किया है कि आपके दिमाग में एकदम इंप्रेशन रहना चाहिए कि विनिर्माण में सुई से लेकर के हवाई जहाज तक जो भी उद्योगों में बनता है वो सब विनिर्माण का पार्ट है, ठीक है। तो भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देना यह हमेशा से सरकार का उद्देश्य रहा है कि देश में उत्पादन बढ़े, छोटे उद्योग पे बड़े उद्योग के स्तर पर। लेकिन यहां पर इस विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए जो इनपुट्स चाहिए, ठीक है, ये जो इनपुट्स माने जो चीज निवेश आपको करना है वो इनपुट चाहिए। उसमें जैसे पूंजी की बात करें, कैपिटल की बात करें, सिस्टम की बात करें, आधारभूत संरचना की बात करें, प्रक्रिया की बात करें, प्रोसीजर, गवर्नमेंट का अप्रूवल प्रोसीजर और बाकी, ठीक है। पूंजी मतलब निवेश, जैसे घरेलू निवेश, विदेशी निवेश, प्रक्रिया, क्लियर है। उसके बाद जाएंगे तो योजना या वरीयता, किस चीज को पहले आप बढ़ावा देना चाहते हैं, प्राथमिकताएं, इसको बोला जाए एक तरह से प्राथमिकताएं कहें हम, प्रायोरिटीज। तो अब ये है कि इस पर कोई ध्यान नहीं है। अब रतन टाटा हैं भाई, उनको एयर इंडिया को चलाना है, कहां से पैसे ले आएंगे, ठीक है, अप्रूवल की प्रोसीजर कैसी होगी, इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। बस हवाई जहाज केवल उड़ना चाहिए, ठीक है, हवाई जहाज का जो ग्रोथ है वो बढ़ने चाहिए, स्टील उद्योग है वो बढ़ने चाहिए, रॉ मटेरियल कहां से आएगा, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, सरकार की अनुमोदन की प्रक्रियाएं सरल होंगी कि नहीं होंगी, इस पर कोई ध्यान नहीं होगा। केवल किस बात पे ध्यान होगा, ठीक है, व्हाट हैज ऑलरेडी मेड, जो बना। जैसे कहा जाता है कि तैयारी, आप सिविल सर्विसेज में आईएएस में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपका मेन फोकस है आईएएस। अब कैसे आईएएस, सेल्फ स्टडी से आईएएस, कोचिंग से आईएएस, ग्रुप बना करके पढ़ने से आईएएस, कैसे आईएएस बनेंगे, कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे, इस पर कोई फोकस नहीं है, जो जिसको जैसा मर्जी वैसा। तो इससे क्या होगा, कभी भी जो आउटकम होगा उस पर कभी भी निश्चितता नहीं होगी। अगर हमारे पास ये आईएएस बनना एक पक्ष हुआ और ये कैसे बनना ये दूसरा पक्ष हुआ, तो पहले इतने ही पे अंतर, यही अंतर होता था। पहले भी मेड इन इंडिया में भी यही होता था कि भाई कैसे बनेगा ये भी होता था और क्या बनेगा ये भी होता था। क्या बनेगा फर्स्ट होता था और कैसे बनेगा वो सेकंड होता था, जैसे तैसे। मेक इन इंडिया में इतने का डिफरेंस किया गया कि कैसे बनेगा वो फर्स्ट होगा, क्या बनेगा वो सेकेंडरी होगा, ठीक है। अब यहां पे जो सेकेंडरी होगा तो यहां पे एक पक्ष ये था कि जो बनेगा विभिन्न प्रक्रियाओं को सरल करके, निवेश को बढ़ावा दे करके, स्टार्टअप के थ्रू जो बनेगा इसको हम बहुत स्ट्रांग कर लेते हैं, तो स्वाभाविक रूप से बनेगा। तो बनेगा तब कहां के लिए बनेगा, मेक फॉर इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड, देश के लिए बनाए या देश के बाहर के लिए बनाए। तो उसमें आता है कि ये पीएलआई स्कीम जो आया हुआ है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, उसका उद्देश्य क्या है, भाई बने, ज्यादा से ज्यादा बने। तो रघुराम राजन थे उस समय 2015 में, जब मेक इन इंडिया की घोषणा की गई थी 2014 में। तो उसमें था कि भाई रघुराम राजन थे उसमें आरबीआई के गवर्नर और अरुण जेटली थे वित्त मंत्री। 2014 मई में आप जानते हैं सरकार बदली थी। तो जब अरुण जेटली ने इसको घोषित किया तो उसमें यह था कि रघुराम राजन का कहना था कि भाई मेक फॉर वर्ल्ड का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि चाइना से इतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड लेवल पे जा रहा है
कि इंडियन गुड्स विल नॉट कम्पीट, भारतीय जो वस्तुएं होंगी, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होंगी, वो विश्व स्तर पे चाइनीज वस्तुओं का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें फोकस मेक फॉर इंडिया करना चाहिए, मेक फॉर वर्ल्ड का हमारा उद्देश्य नहीं रहना चाहिए। ठीक है। तो अरुण जेटली बड़े स्मार्ट आदमी थे, उनका आप जानते हैं देहांत हो गया, डेथ हो गया। बड़े स्मार्ट आदमी थे, तो उन्होंने एक सिंपल सी बात कही कि हमें बनाने पर फोकस करना चाहिए, वो कहां बिकेगा, वो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो खुद ही तय कर लेगा। हमें मेक फॉर इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड ये हमारा प्राथमिकता का विषय नहीं होने, हमारे प्राथमिकता का विषय नहीं होने चाहिए, हमें बनाने पर फोकस करना चाहिए। ठीक है। तो ये रघुराम राजन का एक तरह से कार्ड था, और उसके पीछे अरुण जेटली ने बड़ा अच्छा एक लॉजिक दिया था इसी मेक इन इंडिया वाले में, कि उनका था कि विश्व स्तर पर 2 प्रोडक्शन मॉडल अवेलेबल हैं। ठीक है। एक मॉडल है जो चीन का उत्पादन प्रारूप मॉडल बोलेंगे, चाइनीज प्रोडक्शन मॉडल, और दूसरा था जापान और जापानी उत्पादन प्रारूप या जर्मन का प्रारूप। जर्मन का भी जापान जैसा ही होता है। तो चीन वाले के साथ एक सबसे बड़ी विशेषता होती है इनके उत्पाद की, इनके प्रोडक्शन की, कि इनके उत्पाद का मूल्य कम होता है, और गुणवत्ता भी, क्वालिटी भी आप जानते हैं कि कम है। चाइना ने जीवन में पूरे अपने ग्रोथ में एक ही चीज परमानेंट बनाया है, वो है कोरोना वायरस। बाकी चाइना का कोई भी चीज यूज एंड थ्रो होता है, और कहा जाता है कि चाइना में अगर कोई हवाई जहाज बने, एयरबस है, बोइंग है, ये सब जो हवाई जहाज जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे चलती हैं सारे, अगर ये हवाई जहाज कोई चाइना का बना के ले आया तो शायद ही उसका बुकिंग हो पाए, क्योंकि किसी को चाइना के हवाई जहाज पे भरोसा नहीं होगा, पता नहीं टेक ऑफ करने के बाद वो कहाँ जाके गिरे, इसका कोई भरोसा नहीं होगा। तो इसलिए लोग, कहा जाता है कि चाइना की जो वस्तुएं होती हैं उसकी गुणवत्ता कम है, क्वालिटी उसका इंफीरियर है, लेकिन प्राइस भी कम होता है, उसका ये स्ट्रेंथ है। और जापानी मॉडल में जाएंगे तो इनके साथ क्या है, इनका मूल्य अधिक है और गुणवत्ता भी बेहतर है। जैसे टोयोटा का जब नाम आता है, टोयोटा की गाड़ियों की, तो होता है 5 साल तक कोई सर्विसिंग की जरूरत नहीं है। होंडा का नाम आता है तो विश्वास आता है, टेक्नोलॉजी के ऊपर विश्वास होता है। तो अब इसमें क्या है कि मूल्य अधिक है, गुणवत्ता भी बेटर है, जैसे नाइकी, एडिडास, इस तरह के जो। तो अब यहां पे क्या है, तो भारत क्या करेगा भाई, तो यहां पे कहा जाता है कि भारत के पास एक जुगाड़ तकनीक है जो विश्व में सबसे अच्छा है। और वो भारत का जुगाड़ तकनीक क्या है भाई, चाइना का मूल्य और जापान की गुणवत्ता अगर ये हम बना लें, ठीक है, सस्ता और टिकाऊ, जिसको आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, तो हमारी वस्तुएं विश्व में अपनी जगह बना लेंगी। क्या हमने कहा, चीन का मूल्य और जापान की गुणवत्ता, अर्थात सस्ता और टिकाऊ। जैसे बाटा का चप्पल है, बाटा का चप्पल लोग पहन के सस्ता भी है, और साथ में पहनते पहनते आप देखे होंगे कि नीचे उसमें होल हो जाता है, लेकिन वो चलते रहता है, वो खराब नहीं होता है। तो इसी में सोच के देखो, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, अब यहां पे भारत का मॉडल क्या होगा, भारत का प्रारूप, ये भारत का प्रारूप है, मॉडल ऑफ इंडिया। उसमें क्या है, सस्ता और टिकाऊ, सस्ता और टिकाऊ, माने चीन का क्या हो जाएगा, चीन का मूल्य और जापान की गुणवत्ता, तो भारतीय वस्तुएं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी जगह बना लेंगी। तो ये अरुण जेटली ने बड़ा अच्छा कहा कि हमें प्रोडक्शन पर फोकस करना चाहिए, वो कहां बिकेगा, देश के अंदर बिकेगा कि देश बाहर बिकेगा, ये हमारा फोकस का विषय नहीं होने चाहिए। और वही चीज पे उसी के अनुसार भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है। तो एक लाइन उसमें लिखी है कि देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बढ़ावा देने के लिए
देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 2014 में मेक इन इंडिया की घोषणा की गई। मेक इन इंडिया की घोषणा की गई। मेक इन इंडिया स्कीम वॉज डिक्लेयर्ड। मेक इन इंडिया योजना की घोषणा की गई। देखो, इस योजना के माध्यम से जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाकर 25% करना, 25% करना 2025 तक। To increase share of manufacturing sector in GDP up to 25% by 2025, तथा 10 करोड़ रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी ऑफ 10 करोड़ अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 10 करोड़ रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। दस करोड़ रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। उसमें लिखिए इस योजना के माध्यम से देश में नए उद्यमों को बढ़ावा थ्रू दिस स्कीम टू प्रमोट न्यू इंटरप्राइजेज इन कंट्री, जैसे स्टार्टअप को बढ़ावा, कृषि एवं सेवा क्षेत्र के साथ औद्योगिक क्रियाओं को बढ़ावा देना, टू प्रमोट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज विथ एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज। कृषि एवं सेवा क्षेत्र के साथ औद्योगिक क्रियाओं को बढ़ावा, उसमें लिख दीजिए विनिर्मित उत्पादों के मामले में विदेशी निर्भरता को समाप्त करना। रिगार्डिंग मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, टू रिमूव डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज। विदेशी निर्भरता के मामले में, विनिर्मित उत्पादों के मामले में विदेशी निर्भरता को समाप्त करना तथा देश से निर्यात को बढ़ावा देना। पैरा चेंज करके लिख लीजिए। देखो, मेक इन इंडिया का लोगो, मेक इन इंडिया का लोगो शेर को बनाया गया। देखिए, मेक इन इंडिया का लोगो शेर को बनाया, इस तरह का मेक इन इंडिया का लोगो बनाया गया था। मेक इन इंडिया का लोगो शेर को बनाया गया
का लोगो शेर को बनाया गया। जो भारत की उत्पादन क्षमता तथा निर्भीकता का सूचक है। जो भारत की उत्पादन क्षमता एवं निर्भीकता का सूचक है, विच इज एन इंडिकेटर ऑफ इंडियाज स्ट्रेंथ, प्रोडक्शन स्ट्रेंथ एंड फियरलेसनेस। जो भारत की उत्पादन क्षमता एवं निर्भीकता का प्रतीक है। ठीक है, आगे लिखिए। लिखो, मेक इन इंडिया के 4 स्तंभ निर्धारित किए गए। मेक इन इंडिया के 4 स्तंभ निर्धारित किए गए। जो मेक इन इंडिया पहली बार जब लॉन्च हुआ था ना, तो उसके 4 पिलर्स डिसाइड किए गए थे, और वो जो 4 पिलर्स थे उनका नाम लिख दीजिए, और उसी के अनुसार एक एक करके इन्होंने काम किया, मेक इन इंडिया को प्रमोट कराया। तो उसके 4 पिलर्स निर्धारित किए गए, और उसमें लिख दीजिए फर्स्ट पिलर। 4 पिलर्स में फर्स्ट लिख दीजिए न्यू सेक्टर, नए क्षेत्र। 4 जो पिलर हैं, मेक इन इंडिया, 4 पिलर्स या स्तंभ। मैंने किस 4 स्तंभ के ऊपर मेक इन इंडिया को निर्धारित किया गया था? उसके एक पिलर था नए क्षेत्र, न्यू सेक्टर्स। दूसरा था न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, नई आधारित संरचना। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। और तीसरा था न्यू प्रोसेस, नई प्रक्रिया। और चौथा था न्यू माइंडसेट, नई सोच। तो ये 4 पिलर्स निर्धारित किए गए। उसमें लिख दीजिए, देखो इनमें नए क्षेत्र के तहत, अंडर न्यू सेक्टर्स, नए क्षेत्र, पैरा चेंज करके एक एक करके लिख दीजिए, अब 2-2 लाइन। नए क्षेत्र के तहत 25 वरीयता प्राप्त क्षेत्रों का निर्धारण किया गया। 25 वरीयता क्षेत्र, प्रायोरिटी सेक्टर का निर्धारण किया गया। जैसे रक्षा उत्पादन, 25 वरीयता प्राप्त क्षेत्र का निर्धारण किया गया। अब इसी में जाएंगे तो देखो, इसी में मेक इन इंडिया
25 सेक्टर्स, उसमें जो 25 क्षेत्र थे, देखिए ये 25 क्षेत्र में जाएंगे तो इस तरीके से ये 25 क्षेत्र इसमें तय किए गए थे टोटल। इसमें एक एक करके अगर देखें, मान लो इसी को देखें तो जैसे ऑटोमोबाइल क्षेत्र है, एविएशन है, बायोटेक्नोलॉजी है, केमिकल्स है, ये सारा, ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है। क्या लिखे, एक लाइन लिख दीजिए, जैसे रक्षा उत्पादन, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल, रसायन उद्योग, केमिकल, लेदर, चमड़ा उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इत्यादि। तो ये कुछ माने डॉट डॉट, और ये तो पूरा 25 है, 25 तो आप याद नहीं कर सकते हैं, कुछ सिंबॉलिकली याद रहने चाहिए, ठीक है। तो इसमें इनको बढ़ावा देने का निश्चय किया गया था इस योजना के तहत। मैंने 25 प्राथमिकता क्षेत्र का निर्धारण किया गया, ठीक है, जिसको उसमें लिख दीजिए इत्यादि को बढ़ावा देने का निश्चय किया गया, को बढ़ावा देने का निश्चय किया गया, ठीक है। ETC is decided, ETC is decided to be promoted, is decided to be promoted, promoted। नेक्स्ट लिखिए दूसरा पैरा चेंज करके, नई आधारित संरचना के तहत, अंडर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, नई आधारित संरचना के तहत, ये दूसरे वाले में, औद्योगिक गलियारा, गलियारा योजना के माध्यम से, योजना के माध्यम से, अंडर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्कीम, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्कीम टू डेवलप वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या लिखे, औद्योगिक गलियारा योजना के माध्यम से विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना का विकास, विश्व स्तरीय आधारित संरचना विकास, तथा उसके आधार पर औद्योगिकरण को बढ़ावा। योजना के माध्यम से विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना विकास तथा उसके माध्यम से, तथा उसके आधार पर औद्योगिकरण को बढ़ावा। ठीक है, देखो इनके अलावा आधारित संरचना विकास के लिए अन्य योजनाएं भी प्रारंभ की गई। फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वेरियस अदर स्कीम्स आल्सो लॉन्च्ड। कल कराए थे हमने, लिखवाया था कल, ध्यान रखिएगा। आधारभूत संरचना विकास के लिए अन्य योजनाएं भी प्रारंभ की गई। उसी में एक सेंटेंस, ये भी एक सेंटेंस लिख दीजिए, एक सेंटेंस, एक सेंटेंस लिखो। बौद्धिक संपदा अधिकार नीति भी घोषित किया गया। बौद्धिक संपदा अधिकार नीति, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी आल्सो डिक्लेयर्ड। बौद्धिक संपदा अधिकार नीति भी घोषित की गई तथा इसके माध्यम से ट्रेडमार्क,
कॉपीराइट, पेटेंट की प्रक्रिया को सरल किया गया। एंड अकॉर्डिंगली द प्रोसेस ऑफ ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड पेटेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर सिंप्लीफाइड। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर सिंप्लीफाइड। क्या लिखे? ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट की प्रक्रिया को सरल किया गया। ट्रेडमार्क का मतलब जानते हैं, इंडिया में लिस्ट अवेयरनेस रहा है इन बातों को लेकर के। अब जैसे मान लीजिए कोई भी वेंचर है आपके घर में, कोई भी बिजनेस होता है, कोई काम होता है, ठीक है। अब मान लो जो ईंट भट्ठा ही अगर आपके, जो कि आप जाएंगे तो रूरल एरियाज का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ईंट भट्ठा। या कोई मान लीजिए फूड प्रोसेसिंग का ही, कोई दूध का ही डेयरी फार्म है, या कोई फल सब्जी का ही प्रोसेसिंग का कोई सेंटर है। तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि उसका नाम रख लेते हैं अपने घर में। कोई जो सबसे प्यारा सा कोई बच्चा हो, कोई छोटा सा बच्चा हो जो सबसे छोटा है, उसके नाम पे लोग नाम रख देते हैं। कोई बुराई नहीं है नाम रखने से, लेकिन वो नाम को रखते समय एक बार ये साइट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, उस पर जाकर चेक कर लीजिए कि वो नाम अवेलेबल है कि नहीं। क्या उस नाम का, अपनी कंपनी का, अपने बिजनेस का नाम वो रख सकते हैं? और रख लेंगे तो क्या बाद में उसका रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है, जैसे टाटा एक ट्रेडमार्क है, रिलायंस एक ट्रेडमार्क है, ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा एक ट्रेडमार्क है। ये सब ट्रेडमार्क है, और ट्रेडमार्क के रूप में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो होता क्या है कि ट्रेडमार्क के साथ केवल वो एक नाम नहीं है, वो एक विश्वास है। जैसे हमने देखा कि एयर इंडिया के ऑफिस में एक बार गए थे अभी 1-1.5 महीना पहले, तो हमने वहाँ पे जो लेडी थी जो टिकट पे कर रही थी, तो उनसे हमने पूछा, ठीक है, कि भाई अब तो ये तो थोड़े दिन की बात है, ये एयर इंडिया जो यहाँ पे, तो थोड़े से मैंने अब निश्चित रूप से कल तक पता चला कि आप सरकारी एम्प्लॉई हैं, और आज 28 तारीख को पता चला कि आप प्राइवेट एम्प्लॉई हो गए। 28 जनवरी को, 27 जनवरी तक आप सरकारी एम्प्लॉई हैं, उसके बाद प्राइवेट हो गए। तो थोड़ा सा तो लोगों को डर था, लेकिन एक बात का उनको खुशी थी कि चलिए अगर प्राइवेटाइज हुआ भी है तो कम से कम प्राइवेटाइज हुआ भी है तो ये टाटा को मिला है, ये उनको बड़ा, वो उनके लिए सुकून की बात थी। क्योंकि टाटा एक एथिक्स पे काम करने वाली कंपनी है। ऐसा नहीं होगा कि सारे जो 8,000 एम्प्लॉई हैं सबको एक साथ डंप कर देंगे, या 4,000 जो कॉन्ट्रेक्चुअल हैं उसको डंप करेंगे। उसको डंप नहीं करेंगे, उनको यूज करेंगे वो लोग, ठीक है। तो इस बात का उनको था कि टाटा के पास गया है, इस बात का हमें सुकून है। तो सोचो कि टाटा का माने एक विश्वास, टाटा एक नाम नहीं, टाटा एक विश्वास है, और इस विश्वास का परिणाम ये होता है, शेयर बाजार में भी जाएंगे तो किसी भी कंपनी, जो टाटा के शेयर हैं वो बहुत जल्दी उछलते कूदते नहीं है, वो अच्छा रहता है, ठीक है, जो इन्वेस्टर्स हैं। तो फिर वही बात है कि टाटा एक नाम नहीं है, टाटा एक विश्वास है। तो ये विश्वास बनाने में लोगों को टाइम, तो आपका ही कोई बिजनेस है, आपने अच्छे क्वालिटी का बनाया है, ठीक है, डेयरी फार्म कोई किसी का है, घी अच्छे क्वालिटी का बनाया, पनीर अच्छे क्वालिटी का बनाया, इससे नाम फैला, और पता चला कि आपने उस नाम का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। तो नाम का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो कोई दूसरा आदमी दूसरे जिले में उसी नाम का, ठीक है, मधुसूदन घी उसी नाम से दूसरा एक बिजनेस बना लेगा, दूसरा खोल देगा। अब वो लोग समझेंगे कि अरे ये तो पड़ोसी वाला जो विश्वास वाला जो नाम है वही वाला है ये, और उसके नाम पे वो आदमी। तो इसमें कहा जाता है कि कंपनी कोई बिजनेस है तो उसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। कॉपीराइट, हमने कोई कविता लिखा, हमने कोई गाना लिखा, हमने कोई मैटर लिखा, कोई मान लीजिए हमने अब खुद क्रिएट किया, कोई नोवेल, कोई स्टोरी लिखा, कोई उपन्यास लिखा, तो उसका हमें क्या करना चाहिए? कॉपीराइट करा लेना चाहिए, ठीक है। कॉपीराइट करा लेंगे तो फिर उसका कोई दूसरा आदमी कमर्शियल मिसयूज नहीं कर पाएगा। पेटेंट, हमने कोई नया आविष्कार किया है, कोई दवा बनाया, ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी आविष्कार किया, नई तकनीक विकसित किया, और हमने उसका पेटेंट नहीं कराया, तो उसका दूसरे लोग जो सो उसका कमर्शियल मिसयूज करेंगे। तो इंडिया में इसके प्रति लिस्ट अवेयरनेस है, तो इसको अवेयरनेस बढ़ाने और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल करने के लिए नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पॉलिसी 2016 में डिक्लेयर किया गया था, इसको घोषित किया गया था, और उसके तहत प्रक्रियाओं को सरल किया गया था, ठीक है। पैरा चेंज करके लिखिए। तीसरा, नई प्रक्रिया, न्यू प्रोसेस। नई प्रक्रिया के तहत लिखिए, नई प्रक्रिया के तहत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कार्य किया गया। नई प्रक्रिया के तहत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कार्य किया गया, तथा इसके तहत कंपनियों का
के अनुमोदन की प्रक्रिया को अनुमोदन तथा अन्य प्रक्रियाओं को सरल करना। Under new process, each steps taken for ease of doing business, and accordingly, the approval registration process of companies are simplified. कंपनियों का अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल किया गया। उसी में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, निवेश को प्रोत्साहित करना, टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने जैसे कदम उठाए गए, जैसे कदम उठाए गए। जैसे कदम उठाए गए, पैरा चेंज करके, न्यू माइंडसेट के तहत, अंडर न्यू माइंडसेट, नई सोच के तहत ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना, टू प्रमोट ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना। सरकार 24/7 निवेशकों के पास, निवेशकों के साथ उपलब्ध ई गवर्नेंस को, टू प्रमोट ई गवर्नेंस, गवर्नमेंट इज अवेलेबल 24/7 विथ इन्वेस्टर्स। और एक सबसे बड़ी बात जो परिवर्तन आया इसमें वो ये था कि जैसे जो सरकारी तंत्र के लोग हैं, चाहे आईएएस सेक्रेटरी से लेकर के नीचे तक जाएंगे, तो वो एक गवर्नमेंट के सिस्टम है। तो भाई वो गवर्नमेंट है, मतलब कि वो तो राष्ट्रवादी हैं ही भाई, वो तो वहां बैठे ही हैं देश के विकास सुनिश्चित करने के लिए, देश के हितों की सुरक्षा करने के लिए। और दूसरे साइड में जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अदानी है, अंबानी है, रामदेव बाबा हैं, ये सारे जो लोग हैं, ठीक है, तो ये लोग भी तो बैठे हुए हैं, ये लोग भी तो बिजनेस करके देश के विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। अब सोच के देखो, एक आदमी गांव में, सैकड़ों आदमी गांव में है जो इसी तरह से निठल्ला बैठा हुआ है, कोई काम धाम नहीं करता, बस सरकार से उसका काम क्या है, सरकारी योजनाओं का इंतजार करना या सरकारी योजनाओं में पैसे लूटना। तो आज की डेट में ऐसा देश में माइंडसेट बना हुआ है कि ऐसे जो लोग हैं वो लोग सेलिब्रेटेड हैं, वो लोग रिस्पेक्टेड हैं, वो लोग महान माने धरती पर जन्म लेकर के उन्होंने बहुत बड़ा माने महान कार्य किया है। और जो लोग रामदेव बाबा जैसे लोग, एक गांव का एक साधारण सा व्यक्ति, अपना वहां से ऊपर उठ करके अपने एंटरप्रेन्योरशिप को यूज करके, अब मेहनत करके, रिस्क ले, हजारों लाखों लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, सरकार को कई हजार करोड़ रुपए सरकार को टैक्स देता है, वो आदमी आज के डेट में डिसरिस्पेक्टेड है। आश्चर्यजनक बात यह है, मतलब कि अदानी डिसरिस्पेक्टेड हैं भारत में, अंबानी डिसरिस्पेक्टेड हैं, रतन टाटा, महिंद्रा वाले लोग, पता चला कि स्कॉर्पियो गाड़ी बना करके या जो भी गाड़ी बना करके कितने लोगों को उसमें रोजगार दे रखा है। उस गाड़ी के बाजार में घूमने से कितने लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। वो भी चाहते तो आराम से अपना जो भी बाबूजी का पैसा था, चाहे अपना कुछ जो भी पैसा लेकर के, हस्बैंड वाइफ बच्चे लेकर के कहीं। अब रामदेव, वही पुण्य प्रसून वाजपेयी एक पत्रकार हैं जो रामदेव बाबा का इंटरव्यू ले रहे थे, तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। तो बोले अरे नहीं, आप जाइए मेरे यहाँ, मैं जमीन पे सोता हूँ, आप जाइए मेरे यहाँ, मेरे पास स्कॉर्पियो गाड़ी है, एक साधारण सी गाड़ी है मेरे पास स्कॉर्पियो। ऐसा नहीं है कि मैं लग्जरी में जीता हूँ, लग्जरी क्या करूंगा। अब सही सी बात है, रामदेव का ही देखेंगे तो रामदेव बाबा का देखें, एक साधारण सा धोती, दो लाल धोती ऊपर नीचे पहनते हैं। और सोचो उस आदमी का विजन, कितने भाई लाखों किसानों का, हजारों किसानों का जो सामान, जो उनके कृषि उत्पाद को खरीद करके उसको प्रोसेस करके पैकेजिंग करके सब लोगों के बीच में उपलब्ध कराना। अगर रामदेव को हटा दीजिए वहां से, उनकी पतंजलि को हटा दीजिए, तो लाखों किसानों के जो उत्पाद हैं वो खरीदने से वंचित रह जाएंगे। फिर वही जाके धरना प्रदर्शन, भाई एमएसपी पे खरीदिए, एमएसपी पे खरीदिए, मंडी में खरीदिए। तो ऐसे ऐसे लोग भारत में क्या होने चाहिए, ऐसे ऐसे लोग सेलिब्रेटेड होने चाहिए। वो लोग जो निठल्ले बैठ करके खाली चुनाव में
दलाली करना है जिनको चुनाव में केवल कोई काम धाम है नहीं, इस पार्टी उस पार्टी, खाली यही सब करना है। तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराया जाए जिससे कि, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि अपॉर्चुनिटी उपलब्ध होने के बाद भी वो कुछ नहीं करते हैं, और वो फिर रामदेव बाबा की आलोचना करना या बाकियों की आलोचना करना, उनका यही काम धाम है। तो ऐसे देश नहीं बनता है, ठीक है। तो उसमें जाएंगे तो खैर उसी में जाएंगे तो ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना, सरकार को 24/7 न्यूज़ को साथ उपलब्ध रहना, ये भी। तो इसमें क्या था कि एक जो सरकारी थे और ये जो प्राइवेट थे, तो सरकारी वाले क्या सोचते थे कि जो प्राइवेट वाले हैं वो देशद्रोही हैं, उनका दिन रात वो केवल चोरी करते हैं, वो टैक्स की चोरी करते हैं। तो ऐसा एक माने डिफरेंस है दोनों में। तो इस मेक इन इंडिया में जो न्यू माइंडसेट है उसका यही है कि नहीं, दोनों एक दूसरे का, दोनों का उद्देश्य देश का विकास है। सरकारी लोगों का उद्देश्य देश का विकास है, तो ये निजी है उनका उद्देश्य भी देश का विकास है, ये अपने तरीके से देश के विकास में भागीदारी करते हैं। तो जब दोनों का उद्देश्य देश का विकास है तो दोनों में विरोध कैसे हो सकता है? अर्थात दोनों एक दूसरे का विरोधी ना होकर के दोनों एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। न्यू माइंडसेट में ये भी है, और इसके लिए क्या किया गया कि सारा सरकारी तंत्र ऑनलाइन कर दिया गया, ई बिजनेस पोर्टल करके बनाया गया, और उसी बिजनेस पोर्टल पे बिजनेस से जुड़ी हुई सारी जितनी भी सूचनाएं हैं, सब सूचनाएं वहां पे उपलब्ध हैं, कोई भी सूचना हिडन नहीं है। आज के डेट में जाएंगे, ठीक है, के साथ उपलब्ध है। और इसके लिए ई बिजनेस पोर्टल उपलब्ध है। आप 12 बजे रात को भी, 10 बजे रात को भी, आप जब चाहें तब अपना जाकर के आप इस साइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें ये आता है, तो ई बिजनेस पोर्टल प्रारंभ किया गया, उपलब्ध है। और उसमें लिख दीजिए एक लाइन कि सरकारी तंत्र एवं निजी क्षेत्र एक दूसरे का विरोधी ना होकर, सरकारी तंत्र एवं निजी क्षेत्र एक दूसरे का विरोधी ना होकर एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे का पूरक है। ठीक है, एक दूसरे का पूरक है। अब उसी में लिख दीजिए उसी में पैरा चेंज करके लिखो, इन चारों स्तंभों के तहत, इन चारों स्तंभों के तहत चारों स्तंभों के तहत विभिन्न उपायों के माध्यम से, अंडर दीज 4 पिलर्स थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स, विभिन्न उपायों के माध्यम से देश में विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है, देश में विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है, देश में विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे PLI स्कीम, PLI आप पहले लिख चुके हैं, उत्पादन जुड़ा प्रोत्साहन, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, PLI स्कीम। PLI स्कीम में आप जानते हैं हमने लिखवाया हुआ है 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ा हुआ वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है, PLI स्कीम। उसी में लिख दीजिए कॉमा देकर के, गति शक्ति प्रोग्राम, फिर कॉमा देकर के NIP, NMP, ये सब लिख चुके हैं आप। NIP में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, NMP में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, NIP, NMP, विदेशी निवेश प्रोत्साहन, विदेशी निवेश प्रोत्साहन, विदेशी निवेश प्रोत्साहन। उसी में
विदेशी निवेश प्रोत्साहन, प्रोत्साहन इत्यादि इत्यादि। उसमें लिख दीजिए, देखो मेक इन इंडिया के तहत उठाए, मेक इन इंडिया के तहत जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट, इफेक्ट पर भी बल दिया गया है। फोकस आल्सो गिवन ऑन जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट पर भी बल दिया गया है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? बेहतर गुणवत्ता, गुणवत्ता, और इसका मीनिंग हुआ पर्यावरण अनुकूल, इको फ्रेंडली। जीरो डिफेक्ट का मतलब बेटर क्वालिटी, प्रोडक्शन शुड बी बेटर क्वालिटी, और जीरो इफेक्ट का मतलब कोई उसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट ना हो, ना हो। उसमें लिख दीजिए, देखो देश में स्टार्टअप को बढ़ावा मिला है, स्टार्टअप को बढ़ावा मिला है, स्टार्टअप को बढ़ावा मिला है। लगभग 60,000 नए स्टार्टअप खुले हैं। कल भी लिखवाया था हमने ये बात। साठ हजार स्टार्टअप की स्थापना हुई है। देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान में सुधार हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत के स्थान में सुधार हुआ है। में सुधार हुआ है। सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिला है। सोलर एनर्जी प्रोडक्शन इंक्रीज्ड। सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिला है। देखो शुद्ध विदेशी निवेश, शुद्ध विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। वर्तमान में देश में मोबाइल का उत्पादन मोबाइल के उत्पादन में उत्पादन करने वाली कंपनियों की संख्या
कंपनियों की संख्या बढ़कर 268 या 250 से अधिक हो गई हैं, या हम 250 से अधिक हो गई हैं। तथा 3400 तरह के मोबाइल देश में बन रहे हैं। ऑलमोस्ट 3400 टाइप्स ऑफ मोबाइल्स मॉडल्स आर अंडर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। 3400 तरह के मोबाइल देश में बन रहे हैं। उसमें लिखिए, इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी उत्पादन को बढ़ावा मिला है। अन्य क्षेत्रों में भी उत्पादन को बढ़ावा मिला है। पैरा चेंज करके लिख दीजिए। देखो, इस प्रकार के उपाय एवं उपलब्धियों के साथ, विथ ऑल दीज इनिशिएटिव्स एंड अचीवमेंट्स, उपलब्धियों के साथ कोरोना आपदा तथा अन्य आर्थिक एवं गैर आर्थिक कारण, आपने इसके पूरी लिस्ट लिखी हुई है आर्थिक और गैर आर्थिक का, वो मेक इन इंडिया में भी वैलिड है। आर्थिक एवं गैर आर्थिक कारण मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने में बाधक है, जिसे दूर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। बस, तो ये था एक मेक इन इंडिया का टॉपिक। आप भी अपने से भी पढ़ते रहिएगा, कुछ नया नया अचीवमेंट के लेवल पे जो भी नई बातें मिले आप उसको जरूर अपने से खुद से करिएगा। ठीक है, हमने एक लमसम आपको एक स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे दिया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये था मेक इन इंडिया का। नेक्स्ट एक और हेडिंग डाल दीजिए, एमएसएमई। कोरोना आपदा के दौरान आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि निश्चित रूप से अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप उसको नोट करिए, एमएसएमई। नया एक हेडिंग डाल दीजिए, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम। ठीक है, अदरवाइज हम लोग जब शुरू में जाते थे तो हम लोग देखते थे कि ये जो उपक्रम हैं इनको दो भागों में बांटा जाता था, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और दूसरा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग, और दूसरा बड़े उद्योग, बृहद उद्योग। लेकिन अब जा रहे हैं तो 2006 से लघु उद्योगों को, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसको कहा जाता था, उसको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। 3 कैटेगरी में स्मॉल, माइक्रो स्मॉल और मीडियम, 3 भागों में बांट दिया गया। और एक और चेंज आया कि देश में जाएंगे तो 2 तरह के उद्योग आपको दिखाई देते हैं, 2 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज दिखाई देती हैं। उसमें जाएंगे तो एक जैसे हुआ कि औषधि बनाने की कंपनी और हॉस्पिटल। तो जो हॉस्पिटल है वो सर्विस सेक्टर का है, और औषधि बनाने वाली जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग है, वो सेकेंडरी सेक्टर का है। ठीक है, तो इसी तरह से जाएंगे तो देखेंगे कि जो स्कूल के सारे किताब कॉपी छापना और बाकी सारे, ये मैन्युफैक्चरिंग है, और स्कूल क्या है, वो सर्विस है, सर्विस सेक्टर है। क्लियर है? मान लीजिए जैसे इसी में जा रहे हैं तो कोचिंग में ही जा रहे हैं, तो जो कोचिंग है वो सर्विस सेक्टर है,
और लेकिन इसमें जितने इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, चाहे बाकी सारा, वो मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, दो पार्ट में बांट करके इस तरह से इसको देख सकते हैं। तो उसी में आया कि पहले जो सर्विसेज को इंडस्ट्री के परिभाषा में इंक्लूड नहीं किया जाता था, एमएसएमई में ऐसे सर्विसेज को भी इंडस्ट्री की परिभाषा में इंक्लूड कर लिया गया और उनके लिए भी डेफिनेशन तय किए गए। ठीक है, तो उसी में ये 2006 से एक चेंज आया था, लघु उद्योगों को एमएसएमई के रूप में परिवर्तित किया गया था और इसके लिए एक नया कानून बनाया गया था, जिस कानून का नाम था एमएसएमईडी एक्ट 2006। और उसी में समय समय पर संशोधन किया जाता रहा है। वैसे देर से संशोधन हो रहा है, लेकिन फिर भी माने ऐसा कानून है और उसमें संशोधन भी हो रहा है। और अभी हाल ही में देखेंगे कि एमएसएमई की नई परिभाषा भी बनाई गई है। ठीक है, तो उसी में एक लाइन लिखिए, एक सेंटेंस लिख दीजिए कि लघु उद्योग देश में औद्योगिक विकास के इंजन हैं। देश में औद्योगिक विकास के इंजन हैं। देश में औद्योगिक विकास के इंजन हैं। इन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए इन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए 2006 में एमएसएमईडी एक्ट 2006 एमएसएमईडी एक्ट 2006 लागू किया गया। एमएसएमईडी एक्ट 2006 लागू किया गया। एमएसएमईडी एक्ट 2006 लागू किया गया। उसमें लिख दीजिए, इस कानून की दो प्रमुख विशेषता थी। देयर आर टू इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस एक्ट। एक, लघु उद्योगों को तीन भागों में वर्गीकरण लघु उद्योगों का तीन भागों में वर्गीकरण लघु उद्योगों का तीन भागों में वर्गीकरण लघु उद्योगों का तीन भागों में वर्गीकरण। और दूसरा लिखिए, सेकंड, लघु उद्योगों के दायरे में वस्तु उत्पादन के साथ सेवा उपक्रमों को भी शामिल करना। इंक्लूजन ऑफ गुड्स प्रोड्यूसिंग कंपनीज एज वेल एज विथ सर्विस related enterprises. Classification of a small scale industries in three groups, 3-part, and inclusion of service enterprises with goods production companies. मैंने दो भागों में इसको बांट दिया गया। तो ये दो था। और उसमें लिख दीजिए, इसी में देखो, एमएसएमई को पूंजी निवेश के आधार पर परिभाषित किया गया। MSME defined on the basis of capital invested. MSME को पूंजी निवेश के आधार पर परिभाषित किया गया, जिसे हाल ही में
जिसे हाल ही में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत परिभाषित किया गया है, के तहत संशोधित किया गया है। के तहत संशोधित किया गया है। के तहत संशोधित किया गया है। और एक आपको टेबल बना लेना पड़ेगा। संशोधित किया गया है। देखो, नई परिभाषा, उसमें लिख दीजिए न्यू डेफिनेशन। नई परिभाषा, नई परिभाषा, और उसमें इस तरीके से लिख दीजिए न्यू डेफिनेशन में। एक हो गया, जैसे क्लासिफिकेशन जहां लिखा हुआ है वहां हो जाएगा वर्गीकरण, यह हो जाएगा सूक्ष्म, यहां हो जाएगा लघु, यहां हो जाएगा मध्यम एक साइड में, और ये मान लीजिए इस तरीके से इसको डिवाइड कर लें, ऐसे डिवाइड कर लीजिए। ये हो जाएगा विनिर्माण, ये हो जाएगा विनिर्माण, और ये हो जाएगा सेवा उपक्रम। और इसमें देख लीजिए 25 लाख से कम, लाख से कम, 25 लाख से 5 करोड़, दूसरे वाले में यहां लिख दीजिए 25 लाख से 5 करोड़, और मध्यम वाले में 5 करोड़ से 10 करोड़, मध्यम वाले में 5 करोड़ से 10 करोड़। और सेवा वाले में लिखिए 10 लाख से कम, 10 लाख से 2 करोड़, और 2 करोड़ से 5 करोड़। उसको हटा दो ना, कल से फुटबॉल खेल रहे हो उसके साथ। 2 करोड़ से 5 करोड़, ठीक है, आपने लिख लिया है, लिख लिया। अब मान लो ठीक है, तो इसमें देखो, अगर मान लो फिर भी अगर नहीं लिखे हैं तो आप इसको इस तरीके से बना सकते। हमने ये कहा था बनाने के लिए ऐसे 2 भागों में, एक यहां पे ले लिया था वर्गीकरण, और यहां पे हमने 2 भागों में बांट दिया इसको। एक लिया विनिर्माण, जिसे जूता चप्पल बनाने वाली कंपनी या बाकी वस्तु उत्पादन, विनिर्माण कंपनी। दूसरा लिख दिया सेवा उपक्रम, जैसे हॉस्पिटल हुआ, पर्यटन से जुड़ी कोई कंपनी है, बैंक है, बीमा है, ये सब सर्विसेज होते हैं। और इसमें 3 हो गया, ठीक है। एक जानते हैं सूक्ष्म, यहां जाएंगे तो लघु, यहां जाएंगे तो मध्यम, यहां जाएंगे तो 25 लाख रुपया तक, यहां 25 लाख से 5 करोड़, और यहां 5 करोड़ से 10 करोड़, 5 करोड़ से 10 करोड़। और सेवा उपक्रम में जाएंगे तो 10 लाख तक, यहां जाएंगे तो
10 से 2 करोड़, और यहां 2 से 5 करोड़। ये था डेफिनेशन, आपने ये लिखा है, तो ये तो पुराना डेफिनेशन है, ओल्ड डेफिनेशन, ओल्ड डेफिनेशन है ये। ठीक है। और दूसरा इसमें क्या है कि इसका नई परिभाषा, सेकंड लिख दीजिए, नई परिभाषा। और नई परिभाषा में ये आपका परिभाषा है। नई परिभाषा में एक दो चेंज किया गया, वो एक सबसे बड़ा चेंज किया गया। सबसे बड़ा जो चेंज है कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को जो अलग अलग रखा गया था, इसमें उसको एक साथ कर दिया गया। ठीक है, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को एक साथ कर देना, और फिर निवेश और निवेश, पूंजी निवेश के साथ साथ एक वार्षिक जो व्यवसाय है उसको भी आधार बनाया गया। क्लियर है नई परिभाषा में? तो नई परिभाषा में क्या हो गया, यही, इसको लिख दीजिए एक लाइन। नई परिभाषा में इस तरीके से हो जाएगा भाई, यहां पे हेडिंग डाल देंगे नई परिभाषा, और नई परिभाषा में एक हो जाएगा वर्गीकरण। तो वर्गीकरण तो ऐसा है नहीं कोई, यहां पे क्या हो गया, विनिर्माण एवं सेवा, सेवा दोनों हो जाएंगे। और उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, सूक्ष्म, यहां हो जाएगा लघु, लघु, और यहां हो जाएगा मध्यम। और ये जो परिभाषा है क्या है, निवेश, निवेश एवं वार्षिक व्यवसाय, निवेश एवं वार्षिक व्यवसाय, इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर। और यहां पे जाते हैं तो ये है, जो निवेश था वो निवेश कितने का था, 1, 10, 20, 1, 10, 20, 1 करोड़ रुपए तक, 10 करोड़ रुपए तक, और 20 करोड़ रुपए तक। और वार्षिक व्यवसाय में क्या था, व्यवसाय में 5 करोड़ रुपए तक वार्षिक व्यवसाय, यहां हो जाएगा 50 करोड़ रुपए तक व्यवसाय। याद रखिएगा ये वाला, दूसरा वाला डेफिनेशन जरूर याद रखिएगा। और तीसरा हो जाएगा 100 करोड़ रुपए तक वार्षिक व्यवसाय, 100 करोड़ रुपए तक वार्षिक व्यवसाय। और उसमें लिख लो एक लाइन, देखो इस परिभाषा परिवर्तन से, इस परिभाषा परिवर्तन से परिभाषा परिवर्तन से परिभाषा परिवर्तन से एमएसएमई को सरकारी सुविधा तथा बैंकों से
सरकारी सुविधा तथा बैंकों से पूंजी प्राप्त करने में सुविधा होगी। 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 पैरा चेंज करके देखो, एमएसएमई का देश के विकास में, औद्योगिक विकास में प्रमुख भागीदारी है। एमएसएमई का देश के औद्योगिक विकास में प्रमुख भागीदारी है। प्रमुख भागीदारी है। जैसे जैसे एक मिनट, जैसे एक मिनट, जैसे एक इसमें है एमएसएमई की ऐसे नहीं, एक मिनट, एक हमको डॉक्यूमेंट्स लेना होगा। यहां से कुछ बेसिक कुछ डेटा हमें चाहिए, एक्चुअली कुछ डेटा मिल जाता है तो, क्योंकि अभी इकोनॉमिक सर्वे आएगा 31 तारीख को, तो इसलिए, लेकिन फिर यहां पे डेटा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेंटेंस लिखना है, एमएसएमई की कुल संख्या
अब आ गया ये वाला, यहां है देखो। आ, अब ये लिख दीजिए, एमएसएमई की, देश में एमएसएमई की कुल संख्या 6.34 करोड़ है। 6.34 करोड़ है, ये लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे है 633.88 है, तो 6.34 करोड़ हमने ले लिया। एमएसएमई की कुल संख्या 6.34 करोड़ है। देखो इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 3.25 करोड़ 3.25 करोड़, जबकि शहरी क्षेत्रों में इन रूरल एरियाज 3.25 करोड़, इन अर्बन एरियाज 3.09 करोड़, जबकि शहरी क्षेत्रों में 3.09 करोड़ हैं। 3.09 करोड़ हैं, 9 करोड़ हैं। देख लो, इन उपक्रमों में ये जो 6.33 करोड़ हैं, इन उपक्रमों में 3-4 करोड़ हैं। विनिर्माण से जुड़ी कंपनियों की भागीदारी 31% है। विनिर्माण से जुड़ी विनिर्माण क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों की भागीदारी 31% है। अन्य सेवाएं, अच्छा, कंपनियों की भागीदारी 31% है। व्यापार से संबंधित कंपनियों की भागीदारी 36% है। तथा अन्य सेवाएं 33%। अन्य सेवाएं 33% हैं। अन्य सेवाएं 33% हैं। अर्थात, लिख दीजिए एक लाइन, अर्थात छोटे उपक्रमों में लगभग 70% सेवा व्यवसाय से संबंधित हैं। सेवा व्यवसाय से संबंधित हैं। सेवा व्यवसाय से संबंधित है, जबकि 30% विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित हैं। विनिर्माण व्यवसाय से संबंधित हैं। देखो, जीडीपी में, देश के जीडीपी में एमएसएमई की भागीदारी लगभग 30.27% है। 30.27% है। 27% है। दो 7% है। उसमें लिखो एमएसएमई का लगभग 80% पुरुषों द्वारा, एमएसएमई का लगभग 80% पुरुषों द्वारा, ऑलमोस्ट 80% कंट्रोल्ड बाय मेल, तथा 20% महिलाओं द्वारा संचालित है। महिलाओं द्वारा संचालित है।
देखो 49.72% एमएसएमई, 49.72% एमएसएमई, ओबीसी 12.45%, एससी तथा 4.10% एसटी द्वारा नियंत्रित हैं। उसमें लिख दीजिए, देखो इस प्रकार एमएसएमई 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 महिला सशक्तिकरण के साथ सामाजिक समावेशन में भी सहायक हैं। महिला सशक्तिकरण के साथ साथ सामाजिक समावेशन में भी सहायक हैं। में भी सहायक हैं। उसमें लिख दीजिए, एमएसएमई श्रम प्रधान होते हैं। एमएसएमई श्रम प्रधान है। लगभग 11 करोड़, उसमें लिख दीजिए लगभग 11 करोड़, यहां लगभग 11 करोड़ रोजगार प्राप्त है। हियर ऑलमोस्ट 11 करोड़ एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल, यहां लगभग 11 करोड़ रोजगार प्राप्त हैं। रोजगार प्राप्त हैं। रोजगार प्राप्त हैं, प्राप्त हैं। पैरा चेंज करके लिखो, इस प्रकार एमएसएमई की देश में उपयोगिता है। देश में उपयोगिता है। उपयोगिता है, किंतु 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 इनके साथ अनेक चुनौतियां भी है। इनके साथ अनेक चुनौतियां भी हैं। एमएसएमई की चुनौतियां एमएसएमई की चुनौतियां भी हैं, जैसे पूंजी की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल, पूंजी की समस्या, पूंजी की समस्या, पूंजी की समस्या। दूसरा लिखिए, उत्पादों के विक्रय की समस्या, जैसे विक्रय की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स की समस्या। माने जो कई सारे उपक्रम हैं, छोटे उपक्रम हैं, बन तो गया, बेचे कहां, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल, देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग ऑफ। उसके अलावा जाएंगे तो आधारित संरचना, बिजली ही नहीं था मोस्टली, तो अब जाके बिजली अवेलेबल हुई।
नहीं तो मोस्टली तो बिजली नहीं होने से कोई कोल्ड स्टोरेज कैसे चलाएगा, कोई डेयरी फार्म कैसे खोलेगा, कोई आइसक्रीम की फैक्ट्री कैसे लगाएगा जब है ही नहीं, बिजली ही नहीं है। तो आधारित संरचना की, कोई मान लो वेल्डिंग का काम कर रहा है, कोई फर्नीचर का काम कर रहा है, कैसे करेगा वो? तो ये दिक्कत होती थी, आधारित संरचना। इसके अलावा जाएंगे तो दक्ष मानव संसाधन एवं तथा स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज और प्रक्रियागत बाधाएं, प्रोसीजरल बाधाएं, अनुमोदन ही नहीं मिलेगा, प्रक्रियागत बाधाएं इत्यादि। और उसमें लिख दीजिए, देखो इन समस्याओं को दूर करने के लिए, टू चेक दीज प्रॉब्लम्स, इन समस्याओं को दूर करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। अनेक उपाय किए गए हैं, जैसे कोरोना आपदा के दौरान उपाय किए गए हैं, डैश दे दीजिए और उसके आगे लिखिए फिर, जैसे कोरोना आपदा के दौरान आपदा के दौरान आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत पैकेज के तहत एमएसएमई के लिए अनेक उपाय घोषित किए गए। एमएसएमई के लिए अनेक उपाय घोषित किए गए, जैसे कर्ज सुरक्षा योजना, और उसमें लिख लो, इसके तहत एमएसएमई द्वारा लिए गए कर्ज की सरकार द्वारा गारंटी दिया जाना, नेक्स्ट लिखिए, बड़े उपक्रमों से वसूली में नेक्स्ट पॉइंट है ये, बड़े उपक्रमों से वसूली में विलंब के समाधान के लिए बड़े उपक्रमों से वसूली में विलंब, इसमें होता है ना, ये बड़े पैमाने पे होता है ये। जैसे मारुति सुजुकी में सैकड़ों छोटे छोटे हैं जो लाइट का पार्ट, ग्लास का पार्ट, स्विच का, वायर का, इस तरह से बहुत सारे सप्लाई देते हैं वो। और उनके द्वारा, मान लीजिए मारुति सुजुकी है, टाटा है या महिंद्रा है, उनके द्वारा इन छोटे उपक्रमों को पैसे ही नहीं दिए जाते हैं टाइम पर, तो इससे भी उनका लिक्विडिटी खत्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वसूली में विलंब के समाधान के लिए, ठीक है,
समाधान पोर्टल बनाया गया है। समाधान पोर्टल बनाया गया है, लिख दीजिए, पोर्टल बनाया गया है, समाधान पोर्टल डेवलप्ड। अब कोई भी विलंब होगा, आप इस पे अपना कंप्लेन दे दीजिए, सरकार से पैसे मिलने में देर हो रहा है या कोई भी देर हो रहा है, तो आप यहाँ पे अपना कंप्लेन दे दीजिए, उसका समाधान हो जाए, उसका वहां से समाधान मिनिस्ट्री द्वारा समाधान कराया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है इसमें। दूसरा एक लिख दीजिए समाधान। नेक्स्ट तीसरा लिखिए एमएसएमई चैंपियन, एमएसएमई चैंपियन पोर्टल, एमएसएमई चैंपियन पोर्टल, हिंदी में लिख दीजिए एमएसएमई चैंपियन पोर्टल। ठीक है, इसमें लिख दीजिए, लिखो इस पोर्टल से एमएसएमई से जुड़ी, इस पोर्टल से एमएसएमई से संबंधित क्या लिखे, इस पोर्टल से, जैसे ये चैंपियन पोर्टल है, ठीक है, तो इस पोर्टल से देखो, चैंपियन पोर्टल माने इस पोर्टल से एमएसएमई से जुड़ी 17 मंत्रालय एवं विभाग, 17 मंत्रालय एवं विभाग तथा 26 राज्यों को जोड़ा गया है। 26 राज्यों को जोड़ा गया है। राज्यों को जोड़ा गया है। इनके अलावा वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बाजार, तकनीक, दक्षता विकास से जुड़ी संस्थाएं भी इससे जुड़ी हुई हैं। देखो ये है क्या चैंपियन पोर्टल। एक्चुअली चैंपियन पोर्टल को एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में डेवलप किया गया है। ठीक है, जिसका जो मेन कंट्रोल रूम होगा वो मिनिस्ट्री एमएसएमई मंत्रालय जो दिल्ली में है वहां होगा। और उसमें होगा क्या, इस चैंपियन पोर्टल में इस तरीके से काम करेगा ये। ठीक है, मान लो इसको हमने ऐसे लिख दिया चैंपियन पोर्टल। ये क्या होगा, ये कहां पर है, ये एमएसएमई मंत्रालय दिल्ली, यहां पे इसका हेड ऑफिस हो गया, तो मुख्यालय हो गया ये इसका, माने मेन नियंत्रण रूम जो ये तो एक वेब पोर्टल है, ये सॉरी इस तरीके से लिख दीजिए, वेब पोर्टल है। एमएसएमई से जुड़े बहुत सारे मंत्रालय हैं, जब मान लीजिए नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, उसको भी उससे, पर्यटन है उससे भी उसको जरूरत है, कई सारे ऐसे उद्योग हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, दूरसंचार है, उसको भी इससे जरूरत है। तो करीब 17 मंत्रालय इससे जुड़े हैं। मंत्रालय विभाग, जैसे इसरो है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, उसको भी यहां से काम पड़ता है एमएसएमई से। उसके अलावा जाएंगे तो 26 राज्य हैं। उसके अलावा जाएंगे तो बैंक यहां से जुड़े हैं। अन्य वित्तीय संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं यहाँ पे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ से जुड़े हैं। इनके अलावा जाएंगे तो बैंक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां यहाँ से जुड़ी हैं। आईटीआई वाले यहाँ से जुड़े हुए हैं जो स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, आईटीआई एवं अन्य तकनीकी संस्थान
जैसे होटल मैनेजमेंट वाला है संस्थान, तो होटल मैनेजमेंट के यहाँ भी बच्चे हैं, तो एमएसएमई मान लीजिए कोई टूरिज्म पर्यटन से जुड़ी कंपनी है, उसको किसी माने बच्चों को रिक्रूट करना है, तो जितने आईटीआई और तकनीकी संस्थान हैं सबने अपने आप को यहाँ पे जोड़ रखा है, और उनके यहाँ जो भी बच्चे अवेलेबल हैं जो रोजगार मांग रहे हैं वो सारा यहाँ से जुड़ जाएंगे, वो सारा प्लेसमेंट यहाँ रहेगा, पोस्ट रहेगा। तो जो कंपनियां हैं इसी में सारी एमएसएमई कंपनीज यहाँ पे होंगी, एमएसएमई कंपनी ये भी यहाँ पे है। तो एमएसएमई को कुछ बेचना है तो यहाँ एमएसएमई को यहाँ के माध्यम से कुछ लेना है, बैंकों के सारी योजनाएं यहाँ पे अवेलेबल हैं, बीमा कंपनियों की योजनाएं अवेलेबल हैं, राज्य सरकार के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है यहाँ अवेलेबल है, मंत्रालयों के क्या क्या अपॉर्चुनिटी है वो अवेलेबल है, आईटीआई और इनके पास क्या क्या ट्रेनिंग, क्या क्या बच्चे किस तरह के बच्चे हैं वो सब यहाँ अवेलेबल है, कंपनियों को कुछ बेचना है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो सारे के सारे एमएसएमई कंपनी यहाँ पे हो गए। इसके अलावा जाएंगे तो ठीक है, हाँ ये एमएसएमई कंपनी वगैरह यहाँ पे अवेलेबल हो गया। तो माने एमएसएमई से जुड़े हुए जितने भी कंसर्न, जितने भी पार्टीज हैं, ठीक है, उसी में खरीदार यहाँ पे अवेलेबल है, सीपीएसई जो है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जिनको अपने कुल खरीदारी का 20% एमएसएमई से खरीदना है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये सारे के सारे इस चैंपियन पोर्टल पर अवेलेबल हैं, और ये एक तरह से क्या हो गया, वेब पोर्टल एकल खिड़की के रूप में, या एक तरह से ऑनलाइन क्लस्टर के रूप में इसको मान लीजिए। उस कैंपस के अंदर में, ऑनलाइन कैंपस में सब कुछ है, एमएसएमई क्लस्टर बोल सकते हैं इसको। क्लस्टर का मतलब होता है एक ही जगह पे, एक ही कैंपस के अंदर में सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, दैट इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये भी है। ठीक है, आगे तो ये इसको बना लीजिए। एमएसएमई चैंपियन हो गया। उसी में लिख दीजिए, देखो इनके अलावा स्टार्टअप, स्टैंड अप, मुद्रा योजना, इनके अलावा स्टार्टअप, स्टैंड अप, मुद्रा योजना, स्टार्टअप, स्टैंड अप, मुद्रा योजना, ओडीओपी। ओडीओपी आप जानते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। ठीक है, उत्पाद इत्यादि भी एमएसएमई को बढ़ावा देने में सहायक हैं, इत्यादि भी एमएसएमई को बढ़ावा देने में सहायक हैं। इत्यादि भी एमएसएमई को बढ़ावा देने में सहायक हैं। बढ़ावा देने में सहायक हैं। नेक्स्ट एक और लिख दीजिए, देखो एमएसएमई को शेयर बाजार में जाने की अनुमति भी दी गई है। एमएसएमई को शेयर बाजार में जाने की अनुमति भी दी गई है। जाने की अनुमति भी दी गई है। में जाने की अनुमति भी दी गई है। उसमें लिख दीजिए, सीपीएसई, नेक्स्ट पॉइंट, सीपीएसई को अपने कुल खरीदारी का, सीपीएसई को अपने कुल खरीदारी का पहले 20%,
अब 25%, पहले 20%, अब 25% खरीदना आवश्यक है। आवश्यक है देखो, इसके लिए एमएसएमई संबंध पोर्टल विकसित किया गया है। एमएसएमई संबंध पोर्टल विकसित किया गया है। एमएसएमई संबंध पोर्टल विकसित किया गया है। विकसित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट लिख दीजिए एक लाइन। नेक्स्ट देखो, स्फूर्ति 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 यह है SFURTI। स्फूर्ति ऐसे ही नाम लिख के छोड़ दीजिए, ज्यादा जरूरत पड़ेगा नहीं। स्फूर्ति, उसी में लिख दीजिए एक और एस्पायर। एस्पायर खुद से भी एक बार नेट से सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा। एस्पायर एस्पायर जैसी योजनाएं भी ये है। एस्पायर जैसी योजनाएं भी उपलब्ध हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, अ स्कीम फॉर प्रमोशन इनोवेशन रूरल इंडस्ट्रीज एंड इंटरप्रेन्योरशिप। बस एस्पायर जैसी योजनाएं भी उपलब्ध हैं, खुद से भी सर्च करिएगा तो मिल जाएगा। एस्पायर जैसी योजनाएं भी उपलब्ध हैं। अब नीचे लिख दीजिए पैरा चेंज करके, इन योजनाओं एवं उपायों के माध्यम से इन योजनाओं एवं उपायों के माध्यम से देश में एमएसएमई को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे थ्रू दीज initiatives and measures, schemes, MSME promoted by government, MSME को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे रोजगार के साथ साथ औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। रोजगार के साथ साथ औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके, बस, फुल स्टॉप। तो ये था एमएसएमई का और ये सारे इंडस्ट्री वाले में। नेक्स्ट एक हेडिंग डाल दीजिए जिसको हम लोग कल करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना। इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, आधारभूत संरचना। और कई सारी योजनाएं वगैरह तो किया हुआ है, लेकिन फिर भी इसको करें, अच्छे से करेंगे हम लोग, आधारभूत संरचना। और फिर एक और इसी से जुड़ा हुआ आएगा टॉपिक, निवेश मॉडल। निवेश मॉडल, तो इसको हम लोग कल करेंगे। हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए। तो इसके बाद 2 दिन का है जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा, उसके बाद ये वो व्यापार और भुगतान संतुलन और विदेशी निवेश, चूंकि वो पीटी में है, फैक्चुअल केवल करना है वहाँ पे। और फिर एक एग्रीकल्चर वाला टॉपिक रहेगा। तो ये हमारे टॉपिक हैं, तो हमें लग रहा है कि 7-8 दिन का समय लग जाएगा। अभी 8 दिन, 8 क्लास कम से कम लगेगा। ठीक है, तो कल सैटरडे है, कल हम लोग क्लास करेंगे। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू।